नमस्कार। लोकसभा चुनाव के साथ ही सियासी गलियारों में चर्चा का विषय है चुनावी चंदा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया, तो इसे लेकर देश में नए सिरे से बहस शुरू हो गई। चुनावी मौसम देखकर विपक्ष ने भी माहौल बनाना शुरू कर दिया। हालांकि चुनावी चंदे को लेकर ये कोई नया विवाद नहीं था। भारत में लगातार मांग होती रही है कि राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में जो रकम मिलती है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, मगर येन केन प्रकरण सभी दल इससे बचते रहे हैं। अब जब चुनावी बॉन्ड का अध्याय खत्म होने को है, तब सवाल ये भी है कि राजनीतिक दलों के लिए चंदे की एक आदर्श व्यवस्था क्या हो। सही मायने में ये काम राजनीतिक दलों को खुद करना चाहिए। मोदी सरकार भी चुनावी चंदे में पारदर्शिता और चुनाव सुधार के एक कदम के रूप में ही चुनावी बॉन्ड को लेकर आई थी। सरकार का कहना है कि भारतीय राजनीति में काले धन के प्रभाव को खत्म करने के लिए चुनावी बॉन्ड शुरू किए गए। यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान है, लेकिन चुनावी बॉन्ड को पूरी तरह खत्म करने की बजाय इसमें सुधार किया जाना चाहिए था। तो इस खास पेशकश में, इस खास कार्यक्रम में हम इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष का क्या है रुख, और चुनावी बॉन्ड जारी करने के पीछे क्या थी सरकार की मंशा। आपको ये भी दिखाएंगे कि विभिन्न राजनीतिक दलों को मिले चंदे और इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली प्रमुख कंपनियों के बारे में क्या कुछ जानकारी साझा की गई है। इसके साथ ही चर्चा करेंगे इसके तुलनात्मक मायने क्या है, हमारे साथ मौजूद हमारे खास मेहमानों के साथ। मैं हूं रमा त्यागी। तो शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। तो इस मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन इसे शुरू करने से पहले हम आपको दिखाते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इसकी सुनवाई के दौरान क्या थी केंद्र की दलील। साथ ही ये भी जानेंगे कि केंद्र ने इस मामले में दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या किए थे उपाय। राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए 2018 से लागू की गई इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को असंवैधानिक करार दे दिया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने एक राय से अपने फैसले में कहा, राजनीतिक दलों को गुमनाम चंदे वाली चुनावी बॉन्ड योजना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। व्यक्तिगत चंदे से ज्यादा परेशानी कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले चंदे से है। कोर्ट ने कहा कि इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि चंदा लेने वाले राजनीतिक दल और कंपनियों के बीच एक तरह का गठजोड़ पैदा हो जाएगा। संविधान पीठ ने कहा कि यह योजना राजनीतिक प्रक्रिया में आम वोटर के बजाय बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों के गैर वाजिब दखल को बढ़ावा देती है। ये एक व्यक्ति एक वोट की राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालने वाली योजना है। हालांकि केंद्र की ओर से दलील दी गई कि चुनावी बॉन्ड योजना किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद के राजनीतिक दल को नकदी जैसे अनियमित तरीके की जगह वैध बैंकिंग चैनलों के माध्यम से चंदा देने का विकल्प देती है। योजना राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले की गोपनीयता सुनिश्चित करती है। राजनीतिक दल की फंडिंग जानने का अधिकार नागरिकों को उपलब्ध कोई सामान्य अधिकार नहीं है। चुनावी बॉन्ड योजना से पहले पार्टियों को चंदा अधिकतर नकदी के तौर पर मिलता था, जिससे राजनीतिक दलों और चुनावी प्रक्रिया में काले धन को बढ़ावा मिलता था। किसी पार्टी को चंदा देने वालों को अक्सर विरोधी पार्टी से निशाना बनाए जाने की आशंका रहती थी। पहचान छिपी होने से ऐसे राजनीतिक उत्पीड़न को रोका जा सकेगा। चंदा देने वाली कंपनी को अपने खातों में सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड की राशि की जानकारी देनी होती थी, न कि किस पार्टी को चंदा मिला है। इसी तरह हर पार्टी को चुनाव आयोग को कुल बॉन्ड राशि की जानकारी देनी होती थी। योजना के बचाव में केंद्र ने यह भी कहा कि इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कई प्रावधान किए गए थे। जैसे सिर्फ वही पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड ले सकती थी जिसे पिछले आम चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल हुए हो। केवल वही व्यक्ति या कंपनी बॉन्ड खरीद सकते थे जिनका KYC पूरा हो, यानी जिनकी पहचान बैंक स्थापित कर चुका हो। बॉन्ड का इस्तेमाल अवैध लेन देन में ना हो, इसके लिए 15 दिन के भीतर ही इनको भुनाना जरूरी किया गया था।
अगर 15 दिनों में बॉन्ड को कैश नहीं कराया जाता है तो इसका पैसा प्रधानमंत्री राहत कोष में ट्रांसफर हो जाता था। हालांकि कोर्ट ने चंदा देने वाले की निजता और एक नागरिक के राजनीतिक दल की फंडिंग को जानने के अधिकार में संतुलन को चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए जरूरी बताया। सुप्रीम कोर्ट केंद्र की दलीलों से सहमत नहीं दिखा और वित्त विधेयक 2017 के जरिए अलग अलग कानूनों में लाए गए संशोधनों को निरस्त कर दिया। संविधान पीठ ने अपने फैसले में जनप्रतिनिधि कानून की धारा 29C1, कंपनी एक्ट 2013 की धारा 182(3) और आयकर कानून 1961 की धारा 13A(B) में किए गए बदलावों को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कंपनी एक्ट 2013 की धारा 182(1) में संशोधन को भी रद्द कर दिया और RBI एक्ट की धारा 31 को भी असंवैधानिक करार दे दिया। अपने फैसले में कोर्ट ने SBI को निर्देश दिया कि वह 12 अप्रैल 2019 से लेकर अब तक बेचे और राजनीतिक दलों द्वारा कैश कराए गए सभी इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी केंद्रीय चुनाव आयोग को सौंपे और आयोग इसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस मुद्दे पर नए सिरे से बहस शुरू हो गई है और एक नया विकल्प तलाशने की मुहिम भी इसे कहा जा सकता है। कितना ज़रूरी है, क्या कुछ हो सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अपने चारों खास मेहमान का परिचय हम आपसे करा देते हैं। हमारे साथ शहजाद पूनावाला जुड़े हुए हैं जो स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। राधिका खेरा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो कि कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है। इसके साथ ही हमारे साथ OP रावत जुड़े हुए हैं जो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जुड़े हुए हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। अपने चारों ही मेहमानों का हम स्वागत करना चाहेंगे। सबसे पहले शहजाद जी आपके पास आना चाहेंगे। आपकी सरकार जो है वो बेहद पारदर्शी तरीके से इस जो पूरी मुहिम है इसको लेकर आई थी, पूरी योजना को इसको लेकर आई थी और इसका जो मकसद था वो भी यही था कि जो चुनावी चंदा है उसकी पारदर्शिता किस तरह से बरकरार रखी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह का फैसला आया है, जिस तरह की दलील दी गई है, जिस तरह के निर्देश दिए गए हैं, उस पर क्या कुछ आपका कहना है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, DD की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने अहम मुद्दे पर आपने विस्तृत और संतुलित चर्चा के लिए आपने मुझे भी और मेरे साथ मेरे साथी प्रवक्ताओं को भी आमंत्रित किया और आपने सबको एक समान मंच दिया है। दूसरी बात यह है, देखिए सुप्रीम कोर्ट के हर एक फैसले का, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड पर हो, चाहे रफाल पर हो, पेगासस पर हो या ED के तथाकथित मिसयूज को खारिज करने वाला जो उनका फैसला हो, सबका हम सम्मान करते हैं, एक पार्टी के रूप से, एक सरकार के रूप से। तो मैं जो भी आपको अभी बोलूँगा वो आप ऐसे समझ सकते हैं कि मेरी पार्टी या मेरा व्यू हो सकता है, पर हम सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश है उसका सम्मान करते हैं। अब मेरे 2-3 पॉइंट है। आप मुझसे सभी लोग ज़्यादा वरिष्ठ है, OP रावत जी भी बैठे हैं, वो सब जानते हैं कि इससे पहले 60-65 वर्ष हमारी क्या व्यवस्था थी चुनावी फंडिंग को लेकर। इसको मैं CCC कहता हूँ, केओस, करप्शन एंड कमीशन वाली। कैसे? पहले केवल कैश में होता था, जो पार्टियों के साथ लेन देन, पार्टी भी कैश में ही खर्च करती थी, पार्टी को मिलता भी था चंदा कैश में। ये इसलिए क्योंकि उस समय पर अगर कोई कंपनी देती थी तो उस पर विंडिक्टिव कार्रवाई होने का डर था, वो खुल जाता था। तो ज़्यादातर जो लेन देन होता था वो कैश के लिए होता था, कैश से होता था। कैश देना लेना ब्लैक मनी का खासकर वो क्विड प्रो को एस्टैब्लिश्ड करप्शन के माध्यम से ही होता था। उसमें कोई पारदर्शिता नहीं थी, पूरे तरीके से वो गोपनीय तरीका था। और उसमें क्या था, एक व्यवस्था ये भी थी कि मानो कि पार्टी को 1000 करोड़ रुपए किसी ने दिए है, उसमें से 900 करोड़ रुपए अपने घर में रखते थे, केवल 100 करोड़ रुपए पार्टी को देते थे। ये बीच में कट खाने की भी व्यवस्था थी। फिर 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, उसके बाद हमने निर्णय लिया कि अलग अलग जगहों पर तो सही, यहां पर भी हमको पारदर्शिता लानी है और सर्वसम्मति से पार्लियामेंट में एक नई व्यवस्था इलेक्टोरल बॉन्ड। और वो किसने सुझाव दिया था? इलेक्शन कमीशन के रिफॉर्म्स के लिए और इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए लॉ कमीशन की 255 वाली रिपोर्ट ने इसका सुझाव दिया था। उस समय पर सभी दलों ने इसको स्वीकारा था। इसमें पहले जो कैश कंपोनेंट था इसको पूरी तरह से खत्म करने की व्यवस्था थी। क्यों? क्योंकि पार्टी जो बॉन्ड खरीदती है वो भी उसको चेक से खरीदना है, वाइट में खरीदना है, SBI से खरीदना है। जो पार्टी पैसा लेती है उसको भी अपने अकाउंट में ही लेना है। ऐसा नहीं है कि फलाने ने ले लिया, 100 करोड़ दे दिया और 500 करोड़ घर में रख लिया, वो भी अकाउंट में जाना है। तो वाइट से ट्रांजैक्शन होना है, वाइट से ट्रांजैक्शन पार्टी के पास, तो पूरा वाइट टू वाइट। अच्छा, कौन सी कंपनी बॉन्ड खरीद रही है वो उसके बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट,
कौन सी पार्टी बॉन्ड ले रही है वो उसके बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट, तो मतलब कि जो कंप्लीटली नॉन ट्रांसपेरेंट सिस्टम था अब वो ट्रांसपेरेंट सिस्टम होने लगा। हाँ, ये जुड़ाव करना कि कौन सी कंपनी ने, मानो एक कंपनी ने 100 करोड़ खरीदा है बॉन्ड, वो एक कंपनी ने पूरे 100 करोड़ के बॉन्ड किस पार्टी को दिए, ये इसलिए नहीं जोड़ा जा सकता था क्योंकि अगर वो जुड़ जाता है तो उसमें विंडिक्टिव पॉलिटिक्स हो सकती है। मानो जहां पर उसकी सरकार नहीं है, जहां पर कोई और की सरकार है, बीजेपी को बॉन्ड दे तो कांग्रेस की सरकार विछंड कर सकती है, कांग्रेस को दे तो बीजेपी की कर सकती है, इसीलिए ये फाइनल कनेक्शन नहीं करवाया गया। और तीसरी बात, जो 20,000 रुपए तक की पहले लिमिट थी कि कैश डोनेशन अनोनिमसली दिए जा सकते थे, उसको घटाकर 2,000 कर दिया गया। मतलब कैश कंपोनेंट अर्थात ब्लैक मनी का कंपोनेंट पूरी तरह से खत्म करने के लिए। और उस समय पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको हरी झंडी बताई थी जब एडीआर 2018 में इसको चैलेंज करने जाता है, तब 2020 में बोबड़े जी की बेंच ने इसको क्लियर किया था। कांग्रेस पार्टी उस समय पर साथ में थी। अब ना जाने उसके खिलाफ क्यों हो गई है, इसके पीछे 2 या 3 कारण हो सकते हैं। एक कारण वो कहते हैं कि इसमें देखिए अनइक्वली हमें इसका नुकसान होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी 303 सीट वाली 17 स्टेट वाली पार्टी को लगभग 6,000 करोड़ मिला, उतना ही पैसा विपक्षी दलों को भी मिला है। और अगर आप पर स्टेट कैलकुलेट करें तो हमें तो 400 करोड़ मिले पर स्टेट, परंतु अगर कांग्रेस का देखा जाए या टीएमसी का देखा जाए तो उनको तो 1200, 1300, 1400 करोड़ एक स्टेट वाली पार्टी को मिला है। तो इनको तो ज्यादा फायदा हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम से, तो अनइक्वल तो रहा नहीं। दूसरी बात, अब हो सकता है कि इनकी रियल मलाल ये रही हो कि जो पहले 100 करोड़ देते थे पार्टी में और 1500 करोड़ अपने घर में रखते थे, जैसे इनके सांसद के घर से 350 करोड़ बरामद हुए, पार्था चैटर्जी के घर में 55 करोड़ बरामद हुए, वो वाली व्यवस्था बंद होने की वजह से हो सकता है कांग्रेस ने अपना मन बदल दिया। बिल्कुल इस पर चर्चा करेंगे, बिल्कुल इस पर चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन राधिका खेरा जी से भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राधिका जी, जिस तरह से शहजादी ने बताया है कि इससे पहले जब व्यवस्था थी, इस मुहिम को लाने से पहले, उसमें 3 सी थे जिसमें केओस था, करप्शन था और कैश था। कुछ मुद्दों पर इन्होंने बताया है कि पहले कांग्रेस साथ थी लेकिन बाद में खिलाफत क्यों हुई इसका भी पता नहीं। आपकी प्रतिक्रिया क्या है और किस तरह से आप देखती हैं कि चुनावी चंदे में एक पारदर्शिता आए, इसे लेके एक संतुलित रास्ता किस तरह से तलाशा जा सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक लाइन तो बिल्कुल स्पष्ट है और वो इलेक्टोरल बॉन्ड से और ज़्यादा स्पष्ट हो गई है। चंदा देते जाओ और धंधा लेते जाओ। भारतीय जनता पार्टी एक मशीन बन गई है, यहाँ से चंदा डालो, यहाँ से धंधा निकालो, और ये बहुत साफ हो चुका है। जितने भी सामने आए हैं, डेटा सामने आया है, कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ आप देखिए किस तरीके से हमारे देश की संवैधानिक संस्थाओं को, ईडी, सीबीआई को इस्तेमाल किया जाता है। डराओ धमकाओ उन कंपनियों को, उनसे चंदा लो। जो लिस्ट आई है कंपनियों की, उसमें 2 दर्जन से अधिक ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने 2022 से पहले, 2019 से पहले भारतीय जनता पार्टी को कभी चंदा नहीं दिया था। उनके यहाँ ईडी, सीबीआई की रेड पड़ती है, उसके बाद वो बॉन्ड खरीदना शुरू करते हैं। ऐसी भी कंपनियां हैं जिन्होंने बॉन्ड खरीदे और महज कुछ महीनों के अंदर, कुछ दिनों के अंदर उनको करोड़ों, अरबों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट मिले। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं। मैं मानती हूं कि उसमें कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिन्होंने और पार्टियों को भी दिया है, लेकिन वो भी सारी भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। अब आप देखें, मोदी जी बात करते थे हमेशा कि हमें विश्व गुरु बनाऊंगा। विश्व गुरु तो बनाया नहीं, लेकिन वसूली गुरु तो वो जरूर बन गए हैं, क्योंकि साफ तौर पर वसूली करी जा रही है। और एक और चीज जो सामने आई है अभी हाल ही में, राधिका जी, मेरा सवाल था कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है सभी दलों की, आपने वहां तक आपने उनको निकाला जा सकता है। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ मैं इंट्रोड्यूस करा दूं, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं हमारे साथ। देखिए, मोदी जी को हम बारे में बोलते हैं तो आप हमें चुप करा देते हैं। शहजाद जी को जितना समय देते हैं उतना हमें भी दे देते हैं। सलीम जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से एक बड़ी जिम्मेदारी है ये सभी दलों की, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरह की राजनीति इस पर शुरू हो गई है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? See, electoral bonds are a clear threat to Indian democracy. Across the world, if you look, democracies have banned corporate donations. But here is this government in 2019 introduces the scheme in the name of transparency, which officiates corruption, which makes corruption under the law, right? There's a clear quid pro quo ever since electoral bonds was announced. That is that ever since electoral bonds were announced, most of the donations which BJP receives are from corporates, 90% of them. And BJP received as much money, like nearly thrice money what all political parties put together in India combined got, right? All regional parties put together. So ever since this electoral bonds scheme started and corporates started donating money to the BJP party, if you look, the corporate taxes, right, reduced from 35% to 22%. So because of this, there was a loss to exchequer of about 2 lakh crores. How do you compensate? Increase the fuel prices and gas cylinder prices. That is when
So if you look at the graph, it says after electoral bonds, corporate tax is reduced like this. But Salim ji, taxes my on question is petrol, diesel different. My like this. question is different. I asked a different questions. हम आपसे बाद में बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन ओपी रावत जी के पास जाना चाहते हैं. रावत जी आपके पास आना चाहेंगे. बिल्कुल राधिका जी, आपको मौका मिलेगा. राधिका जी, बिल्कुल आपको भी मौका मिलेगा. नेशनल सरकार का राधिका जी, आपको भी मौका मिलेगा. आपको मौका मिला भी है. 5 मिनट आपको बुलवाया, मौका मिला है राधिका जी. रावत जी के पास जाना चाहेंगे. प्रतिक्रिया हमसे ले लेते हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. राधिका जी, पारदर्शिता है तभी आप सामान्य रूप से हमारे गेस्ट हैं. राधिका जी, पारदर्शिता के लिए ही. बिल्कुल नहीं, आपको भी आपने राधिका जी, आप सवाल का जवाब, राधिका जी आप आपने सवाल का जवाब ही, जो सवाल पूछा था उसका जवाब नहीं, हम लेंगे आपका. हम जी बिल्कुल आपका पक्ष हम लेंगे. जी देखिए आप जो है, आप इस तरह से ब्लेम नहीं कर सकती. आप ब्लेम नहीं कर सकती. जो सवाल आपसे पूछा, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, उसके बाद आप ब्लेम कर रही हैं. नहीं, बिल्कुल आपके पास आएंगे, लेकिन हमारे पास और भी गेस्ट हैं. राधिका जी, हमारे पास और भी गेस्ट हैं. राधिका जी, मुझे सवाल करने दीजिए. हमारे पास और भी गेस्ट हैं. बिल्कुल हमारे पास और भी गेस्ट हैं, आपके पास आएंगे. इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं हम ब्रेक. बने रहिए टीडी न्यूज के साथ. साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा. उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा. वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा. क्या लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं. Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. Guys, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं. अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना. SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस. SBI, देश का फैन. साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा. उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा. वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा. डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर. अरे भाई, पता है भूख लगी है. 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना. मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं. कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना. हाँ, तो चेक किया. मैसेज आया तो था. सिर्फ मैसेज काफी नहीं है. आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए. बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है. समझ कर इन्वेस्ट कर. कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में. कमाल है. अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए. साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा. उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा. वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा. ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है. अपने इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं चुनावी चंदे पर, पारदर्शिता की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बहस और तेज हो गई है. लेकिन उससे पहले बेहद ज़रूरी है ये जानना कि क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड और क्या मंशा थी सरकार की. आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में. इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसा उपकरण है जो प्रोमिसरी नोट और ब्याज मुक्त बैंकिंग टूल की तरह काम करता था. भारत में पंजीकृत कोई भी भारतीय नागरिक या संगठन RBI द्वारा निर्धारित KYC मानदंडों को पूरा करने के बाद इन बॉन्ड को खरीद सकता था. इसे दानकर्ता द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की विशिष्ट शाखाओं से 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए जैसे विभिन्न मूल वर्ग में चेक या डिजिटल भुगतान के माध्यम से खरीदा जा सकता था. बॉन्ड जारी होने के 15 दिनों की अवधि के भीतर इन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत कानूनी रूप से पंजीकृत राजनीतिक दल के निर्दिष्ट खाते में भुनाया जा सकता था, जिसे कम से कम 1% वोट मिले हों. इस व्यवस्था को लाते समय सरकार की ओर से यह तर्क दिया गया था कि चुनावी बॉन्ड के इस सुधार से राजनीतिक फंडिंग के क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है.
साथ ही भविष्य में अवैध फंड की गतिविधि को भी रोका जा सकेगा। चुनावी बॉन्ड योजना की घोषणा तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017-18 के अपने बजट भाषण में की थी और इसे राजनीतिक वित्त पोषण में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे के विकल्प के रूप में पेश किया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स केवल चेक के माध्यम से कोई भी डोनर खरीद सकता है। जो खरीदेगा उसको उतनी टैक्स में छूट मिलेगी। खरीदारी के कुछ समय के भीतर, छोटे समय में 3 या 4 सप्ताह में वो रिडीमेबल होगा। केवल पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में होगा और केवल हर पार्टी का एक अकाउंट होगा जो प्री डिक्लेयर्ड होगा इलेक्शन कमीशन में, इसमें रिडीमेबल होगा। तो पार्टी के हाथ में भी क्लीन पैसा आएगा, देने वाला भी क्लीन पैसा देगा। अब क्लीन मनी भी आ जाए और जहां तक संभव हो ट्रांसपेरेंसी भी हो जाए। इलेक्टोरल बॉन्ड से प्राप्त धन पर राजनीतिक दलों के आरोपों का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारे 303 सांसद हैं, इसके बावजूद हमें 6,000 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। बाकियों के 242 सांसद हैं, इसके बावजूद उन्हें 14,000 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। उन्होंने कहा कि किस बात को लेकर हंगामा किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी बॉन्ड पर उच्चतम न्यायालय के आदेश के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए शुक्रवार को कहा कि यह योजना राजनीति में काले धन को खत्म करने के लिए शुरू की गई थी और इसे रद्द करने की बजाय इसमें सुधार किया जाना चाहिए था। करोड़ों रुपयों का चंदा लिया कैश में, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए, जेल में जा रहे हैं और हमसे हिसाब मांग रहे हैं। हमने तो काला धन को समाप्त करने के लिए बॉन्ड लाए थे। बॉन्ड आने से पहले चुनाव का खर्चा कहां से आता था? वो काला धन था या हिसाब किताब का धन था? ये बॉन्ड का धन काला धन नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले की स्थिति को देखें तो सभी राजनीतिक दलों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करते समय पार्टी फंड में 20,000 रुपए से अधिक का योगदान देने वाले दानकर्ताओं के नाम और अन्य विवरण रिपोर्ट करना अनिवार्य था। 20,000 से कम राशि दान करने वालों की जानकारी नहीं मांगी जाती थी। इस दान को अज्ञात स्रोतों से आमदनी के रूप में घोषित किया जाता था और ऐसे दानदाताओं के विवरण सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं होते थे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने 2017 में एक अध्ययन के जरिए पाया कि 2004-05 और 2014-15 के बीच भारत में राजनीतिक दलों की कुल आय 11,367 करोड़ रुपए थी, जिसमें 20,000 रुपए से कम दान वाले दान से प्राप्त आमदनी कुल आय का 69% हिस्सा थी, यानी 7,833 करोड़ रुपए अज्ञात स्रोतों से आए थे, जबकि राजनीतिक दलों की कुल आय का केवल 16% हिस्सा ही ज्ञात दानदाताओं से था। तो बेहद महत्वपूर्ण ये चर्चा हो जाती है इस रिपोर्ट को देखने के बाद। हमारे साथ 5 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। ओपी रावत जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी की बात है, जिस तरह से अगर हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हैं तो उन्होंने जानने के अधिकार की बात कही है जो वोटर है उसके लिए। अगर हम पहले की प्रक्रिया देखते हैं तो किस तरह से ये पारदर्शिता सुनिश्चित थी? क्या इस मामले पर बात होती थी? और क्या जो वोटर का अधिकार था जिसकी बात की गई है वो भी उसमें कहीं आता था? जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। ये सब प्रॉब्लम थी, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने उसके बारे में विचार विमर्श जारी रखा। अब सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी चिंताएं सामने ला दी हैं कि इसमें ना तो पारदर्शिता है, ना वोटर जान पा रहा है कि कौन किसको दे रहा है, ना ये सुनिश्चित हो रहा है कि ब्लैक मनी आ जा तो नहीं रहा है। आप सिर्फ केवाईसी रख के और सिर्फ एक सामने खरीदार या फ्रंट कंपनी रख के ये नहीं कह सकते कि इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ा खतरा अपने लोकतंत्र के लिए है कि अगर विदेशी धन किसी भी माध्यम से चला आ रहा है तो वो हमारे लोकतंत्र को कभी भी उलट सकता है। और लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड से जितना पैसा आया, सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की एक रिपोर्ट ने 2019 में चुनाव में खर्चे को जो बताया 50,000 करोड़ खर्चा बताया है। चंदा तो कुल उस समय तक 12,000 करोड़ 11,000 करोड़ ही आया था सारी पार्टियों का मिला के। तो ये कहां से आया? तो इससे ये भी साबित हुआ कि ब्लैक मनी का भी इस चुनाव में उपयोग बंद नहीं हुआ है। बिल्कुल, इस आंकड़े पर भी बात करेंगे। हर्षवर्धन जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपकी प्रतिक्रिया इस पर लेना चाहेंगे। किस तरह से आप इस पूरे मुद्दे को देखते हैं और जिस तरह से मैंने सवाल पूछा था कि इस प्रक्रिया से पहले किस तरह से सुनिश्चित होता था कि क्या कुछ धन आया है, कितना धन उसमें उपयोग हुआ है, उसकी क्या पारदर्शिता थी, उस पर आप क्या कहेंगे?
मुझे लगता है कि उसका जवाब तो ओपी रावत साहब देते तो बढ़िया रहता, लेकिन उसकी बजाय उन्होंने आज के मुद्दे की बात की जो सामने दिख रहा है। लेकिन मैं मानता हूं कि उनकी तरफ से ये स्पष्टता थोड़ी आती कि मुझे ये उम्मीद थी कि ओपी रावत साहब ये बताते कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो लाया गया उससे पहले की व्यवस्था क्या थी। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं हम ब्रेक। बने रहिए टीडी न्यूज के साथ। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुला बनूं जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। हम अपने मेहमानों के पास फिर से जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमले कर रहा है। किस तरह से ये हमले, क्या कुछ कहना है विपक्ष का, उनकी बात हम दिखा देते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम निकाला, मैं आपको समझाता हूं। यहां पे जो छोटे छोटे सड़कों पे ना एक्सटॉर्शन चलता है, हफ्तेबाजी चलती है ना, वो नेशनल लेवल पे कर रहे हैं ये लोग। देखिए, जब आप कोई और रास्ता छोड़ेंगे ही नहीं पॉलिटिकल फंडिंग का, तो सब पार्टियों को मजबूर होना पड़ेगा उसके अंदर। मगर ये कानून बनाया किसने? भारतीय जनता पार्टी ने। दूसरी बात, कि अरुण जेटली जी इसको संसद में लाए थे, इसका संसद में विरोध हुआ, आरबीआई तक ने इसका विरोध किया। उस वक्त इसके बारे में कहा गया था कि इससे ट्रांसपेरेंसी कम होगी। आरबीआई के उस वक्त के गवर्नर ने तो ये भी कहा था कि इसके अंदर जो है डिजिटल, पूरा का पूरा डिजिटल होना चाहिए, इसके अंदर जो है ये फिजिकल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। मगर केंद्र सरकार ने ना मानते हुए ये काम किया है। दुनिया में किसी भी देश ने ऐसा कानून नहीं बनाया होगा कि जो चंदा देने वाला है उसके नाम को गुप्त रखा जाए। सवाल वहाँ है, ये कानून बनाया किसने है? बीजेपी ने बनाया। इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा चाहे बीजेपी ले, कांग्रेस ले या कोई दल ले, कि आप चंदा लो, लेकिन चंदा देने वाले का नाम आप नहीं जान सकते हो। ये मेन कारण है। बार बार एक ही केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बार बार इंटरवीन करना पड़ रहा है कि जो पारदर्शिता है, जो एक अधिकार है इस देश के हर वोटर का कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किसने कितना चंदा दिया है। आप पहले तो चोर दरवाजे से लाए, वो इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून बनाया, उसके बाद जब आपकी पोल खुल गई तो आप वो बताने को भी तैयार नहीं है। The revelations by the Election Commission with regard to the list of donors of electoral bonds and the donees who received the bonds
will provide for an interesting exercise of correlation between the donor and the donee, and whether any alleged quid pro quo in terms of favors or largesse has taken place. So therefore, over the coming days, when this exercise is done diligently and rigorously, you will find some very interesting facts coming to light. बॉन्ड कितना मिला ये पार्टी के बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है, और बॉन्ड कितना दिया गया एक कंपनी के बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है। क्या गोपनीय बचा? गोपनीय तो तब होता है जब अब जो व्यवस्था होगी, कैश से चंदा लिया जाएगा, तब सब गोपनीय होता होगा। और कांग्रेस पार्टी को गोपनीयता से मतलब नहीं है। क्या इससे पहले जो सिस्टम था वो 100% परफेक्ट था क्या? नहीं। And let us just recall what my predecessor, when he brought this electoral bonds, Arun Jaitley ji said, he said, उससे बेहतर है भाई, कम से कम पैसा जो पार्टियों को चलता है वो अकाउंट के द्वारा चलने दो। That is why electoral bonds, monies are going into the accounts, from account to party's account. So कम से कम जो पार्टी तक पहुंचता है पैसा, कोई भी पार्टी क्यों ना हो, वो वाइट पहुंचता है। This is certainly not perfect, but one bit better. ये निर्णय एक बहुत ही प्रामाणिक उद्देश्य के लिए लाया गया था। चुनाव में पारदर्शिता हो फंडिंग में, इसके लिए लाया गया था। चुनाव में कैश का प्रभाव कम हो, उसके लिए भी लाया गया था। और भी कई तरीके से चुनाव में सुधार के लिए जितना प्रयास करना है वो काफी किया गया है। ये भी उसी प्रामाणिक प्रयास में चुनाव को पारदर्शी बनाने का प्रयास था। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया है तो हम उनका सम्मान करते हैं। और अब चलते हैं अपने खास मेहमानों के पास। हर्षवर्धन जी, उम्मीद करेंगे कि आपकी जो समस्या थी वो ठीक हो गई होगी। आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि जो आप बता रहे थे कि एक सवाल मैंने ओपी रावत जी से कहा था, लेकिन उन्होंने उसकी जगह दूसरा जवाब दिया। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? इससे पहले की जो प्रक्रिया थी उसमें किस तरह से पारदर्शिता बरती जाती थी? उससे पहले क्या रीति अपनाई जाती थी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड की जो व्यवस्था है वो क्यों लाई गई, सबसे पहला सवाल तो वही किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि बरसों से भारत में जो चुनाव हो रहे थे, उन चुनावों में ब्लैक मनी, यानी जब आप नकदी का बहुत उपयोग करते हैं, पता नहीं होता कौन कितना धन दे रहा है। और ये हर कोई जानता है कि भारत में चुनाव लगातार खर्चीले होते जा रहे हैं। करोड़ों करोड़ रुपए एक एक प्रत्याशी खर्च करता है। चुनाव आयोग की जो सीमा होती है उसके ऊपर खर्च किया जाता है। इसीलिए इलेक्टोरल रिफॉर्म के तहत यह सजेशन लगातार आया और उस सजेशन में कहा गया कि एक कोई प्रक्रिया हो जिसमें आप बैंक के जरिए इलेक्टोरल बॉन्ड कोई खरीदे और वो इलेक्टोरल बॉन्ड जिस पार्टी को चाहे उसको दे, वो उसको रिडीम करा सके, उसको भुना सके। अब उस वक्त ये कहा गया था कि चूंकि अगर हम बता देंगे कि कौन सा उद्योगपति, कौन सा व्यक्ति किस राजनीतिक दल को दे रहा है, तो चूंकि अलग अलग पार्टियां अलग अलग राज्यों में सरकारों में होती हैं, केंद्र में होती है, हमारे यहां मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो एक दूसरे के खिलाफ गलत नीयत से कार्रवाई की एक प्रक्रिया, एक कहें कि चेन शुरू हो सकती है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया है, सर्वोच्च न्यायालय ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। तो अब मेरा यह मानना है कि इससे आगे की प्रक्रिया पर बात होनी चाहिए। और अगर कोई ये कहता है कि एक सरकार ने इसको बनाया तो पहले उसको ठीक किया जाना चाहिए। ये किसी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड का प्रोसेस नहीं शुरू किया है और इसमें ना तो किसी सरकार को चंदा मिलता है, ये सभी राजनीतिक दलों को चंदा मिलता है। और उसका बड़ा सीधा सा प्रमाण दिखता है कि जो एक एक राज्यों में सरकार है उनको भी बहुत ज्यादा चंदा मिल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो उद्योगपति हैं, जो उद्यमी हैं, उनको लगता है किसी सरकार से लाभ आना। हां, इसका दूसरा पहलू जरूर है कि अगर आप ये कहें कि उस पैसे की शुचिता कितनी है, नैतिकता कितनी है, उस पर हमें अलग से बात करना पड़ेगा। और मैं ये मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय अपने आप में इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए बहुत बड़ा निर्णय साबित होगा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को एक कमेटी बनानी चाहिए थी जो इसके आगे की बात करता। ठीक चुनाव के वक्त यह निर्णय आया है। मुझे लगता है कि इस वक्त इलेक्टोरल बॉन्ड प्रक्रिया को पूरी तरह से रद्द कर देने से यह भी एक मुश्किल होगी कि काले धन का प्रभाव चुनाव में और ज्यादा बढ़ेगा।
साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। आपके पास हम फिर से आएंगे। राधिका जी, आपके पास आना चाहेंगे। आपकी शिकायत थी कि आपको प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा है। देखिए, हम सबकी प्रतिक्रिया जो है वो बराबर दिखा रहे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि इससे पहले जो प्रक्रिया थी उसमें जो पारदर्शिता थी उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से आप ये सुनिश्चित करेंगे कि उस समय काला धन नहीं आता था? किस तरह से जो अवेयरनेस थी, वोटर को उसकी पूरी जानकारी दे दी जाती थी, और जो भी उसमें धन आता था उसमें कितना उपयोग होता था, कितना पार्टी के नेता के पास जाता था, ये कैसे सुनिश्चित होगा? क्योंकि जो अननोन सोर्सेस थे वो बहुत बड़ी मात्रा में थे और वो कांग्रेस के भी थे। देखिए, उम्मीद करती हूँ मुझे टोका नहीं जाएगा और बराबर का समय दिया जाएगा जितना बाकी और पैनलिस्ट को दिया गया है। जी कहें। अब आते हैं बात की, सब देखिए, चंदे के बिना कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चलती। चंदा देना लेना इसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जब पारदर्शिता ना हो, जब आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करते हैं तो उसके भी नियम है कि 15 दिन के अंदर आपको इनकैश करना पड़ेगा। अगर आप 15 दिन के अंदर वो पार्टी उसको इनकैश नहीं करेगी तो वो सीधा प्राइम मिनिस्टर के रिलीफ फंड में चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दो बार भारतीय जनता पार्टी ने इसका इलेक्टोरल बॉन्ड पे चली जाती है। अगर आप मुझे नहीं बोलने देंगे। नहीं, बिल्कुल आप बैठिए, आप अपनी बात करें, लेकिन जो सवाल आपसे किया जा रहा है आप उस सवाल का जवाब राधिका जी नहीं दे रही हैं। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो बिल्कुल पारदर्शी, आपने बोलने नहीं देना है। आपकी ये पॉलिसी है कि यहाँ पे सिर्फ मोदी जी का महिमा मंडल होना है। अगर भारतीय जनता पार्टी की कोई गलती आप सवाल का जवाब तो देंगी राधिका जी। जो सवाल किया जा रहा है वो तो आप बताएंगी। अगर आपके पास जवाब, आप या तो ये कहें कि आपके पास जवाब नहीं है, जो कांग्रेस के अननोन सोर्सेस थे उनका जवाब नहीं है आपके पास, या तो राधिका जी या तो आप ये कहें आपके पास जवाब नहीं है, नहीं तो आप अपनी बात पूरी करें। हम समझ सकते हैं आपको डर है। नहीं राधिका जी, बिल्कुल निडर होकर हम सवाल कर रहे हैं, निडर होकर ही आप जवाब दीजिए। लेकिन जो पूछा जा रहा है राधिका जी वो जवाब दीजिए। जो पूछा जा रहा है राधिका जी वो जवाब आप दीजिए। राधिका जी, तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, हम चाहते हैं आप मौजूद रहें। अब राधिका जी के पास जवाब नहीं है, राधिका जी इसका जवाब नहीं देना चाहती है। हम शहजाद जी के पास जाने जाएंगे। राधिका जी आप बैठिए, आप जवाब दीजिए। राधिका जी इस तरह से, राधिका जी आप जवाब दीजिए, हम आपका जवाब सुनना चाहते हैं। राधिका जी, हम आपका जवाब सुनना चाहते हैं, लेकिन समय हमारे पास बहुत सीमित है। शहजाद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे जो राधिका जी की चिंताएं हैं, जो रावत जी ने कहा, और जिस तरह से ये लगातार ये बहस शुरू हो गई है, इस पर किस तरह का जवाब आप देना चाहेंगे? क्या ये सवाल मेरे लिए था रमा जी? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि संस्थाओं पर हमला करना, पत्रकारों पर हमला करना, ये अच्छा स्वभाव नहीं होता। आपने तो विपक्ष के 2-3 पैनलिस्ट बिठाए, जबकि इस पक्ष के कम पैनलिस्ट है, तो समय भी वैसे अपॉर्चुन होगा और वो आपका विवेक है। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि पॉलिटिकल स्ट्रीम से आप पर ये और आपकी संस्था पर ये हमला किया गया, मैं इसको अपनी गलती मानता हूँ। अब मैं आता हूँ मुद्दे पर। देखिए, 3-4 कंसर्न्स जो रेस किए गए, मैं उसका एक एक करके जवाब देना चाहता हूँ। पहला कंसर्न ये, बीजेपी ने ये कानून नहीं लाया, ये कानून संसद ने बनाया। यदि ये कानून बीजेपी ने बनाया और आपको इतना नापसंद था तो कांग्रेस नहीं लेती,
टीएमसी का तो 93% चंदा इससे आया, डीएमके का 90% आया। मैं इंग्लिश में बोलता हूँ बिकॉज हमारे माई फ्रेंड फ्रॉम डीएमके इज फ्रॉम तमिलनाडु, यू माइट नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, आई विल स्पीक इन इंग्लिश। सर, यू सेड कॉर्पोरेट फंडिंग शुड बी बैंड, यू हैव टेकन मनी फ्रॉम फ्यूचर गेमिंग, you have taken money from Mega, it has come out in the papers, you have taken 90% of your money through electoral bonds. So if it was so bad, then why you not implementing in your own way? Secondly, she has said, Radhika ji said कि ये हफ्ता वसूली है, तो जो 6,000 करोड़ हमें मिले वो तो हफ्ता वसूली, और इनके 14,000 करोड़ सात्विक है क्या? मतलब ये करे तो सात्विक और हमारा हफ्ता वसूली। अब मैं टेक्निकल आंसर डीडी की जनता को देना चाहता हूं, जो डीडी देखती है जनता। हमारा 90% जो आया ना 6,000 करोड़, वो एमसीसी लागू होने के बाद भाजपा को चंदा मिला है। एमसीसी का मतलब कि कोई भी निर्णय सरकार लेने की क्षमता नहीं रखती, उस समय पर हमें ये चंदा मिला है। और मैं आपको एक और आंकड़ा देता हूं जो हमारे अध्यक्ष जी ने हमको दिया है आंकड़ा, आप सुनिए, इस आंकड़े को देखकर चौंक जाएंगे। भाजपा को 2014 में 81% पैसा कैश में मिला, 81%, ये जब ये व्यवस्था नहीं थी। 2018 में व्यवस्था आई, कैश कंपोनेंट 17% हो गया, और आज 2023 आई है तो कैश कंपोनेंट मात्र 3% बचा है। हम पारदर्शिता की ओर जा रहे हैं। अब एक सवाल जो ओपी रावत जी का बड़ा वाजिब सवाल समझ में आता है कि क्या शेल कंपनी या जो कंपनी 2 करोड़ प्रॉफिट दिखा रही है, 100 करोड़ उसको वो चंदा दे रही है, ऐसे कैसे व्यवस्था हो सकती है? ओपी रावत जी, मैं तो आपके पैर के तले धूल की तरह भी नहीं हूं, मैं उससे भी कम हूं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब व्यवस्था 20,000 तक की अनोनिमस डोनेशन देने की थी, तब क्या यह नहीं था कि जहां पर जिस व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए थे, वो 20,000 की 19,999 की पर्ची काटकर वो अनोनिमस डोनेशन दे रहा था? आज ये शेल कंपनी है नहीं है, ये तो पता कर सकते हैं ना सर, क्योंकि वो कंपनी को अपना इनकम टैक्स में दिखाना है, बैलेंस शीट में दिखाना है। मान लीजिए वो शेल कंपनी है, लेट्स अज्यूम वो शेल कंपनी है, वो गलत तरीके से दे रही है, अब तो व्हाइट में आ गया है सर। अब तो इनकम टैक्स अथॉरिटी तो उसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है ना, जो उसको कार्रवाई करनी है, या जो भी एजेंसीज है जिसको जो कार्रवाई करनी है। यह पता नहीं चलेगा कि उस कंपनी ने ए पार्टी को दिया या बी पार्टी को दिया है, पर अगर कंपनी का एक बैलेंस शीट है, उसमें ये इतना प्रॉफिट है और इतना उनका चंदा है, तो उसी से कई सारे सवाल निर्माण होते हैं। जिसका काम जो होगा वो करेगा उसको देखने में। पर मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं, एक इंग्लिश में कहावत है, डोंट थ्रो बेबी आउट टू इट बाथ वाटर, मीनिंग कि बाथ वाटर गंदा है तो बेबी को साथ में नहीं फेंक देते आप। हो सकता है इस सिस्टम में बहुत सुधार की आवश्यकता हो सकती है। हर्षवर्धन जी जैसे पत्रकार, ओपी रावत जी जैसे वरिष्ठ हमारे अधिकारी, मीडिया के लोग, विपक्ष के लोग, जब जेटली जी, स्वर्गीय जेटली जी ने भी इस व्यवस्था को लाया तो वो थक गए बोल बोलकर कि विपक्ष के जो भी नेता है अपने सुझाव दें, हम आपके सुझाव को भी ऑनबोर्ड करते हुए इसको करेंगे। संतुलित रास्ता निकालने की जरूरत है। अच्छा, इसमें आगे का एक रास्ता अगर 10 सेकंड आपसे मिले तो आप करेंगे। रावत जी की एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रावत जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने देखा कि वित्त मंत्री ने भी कहा कि एक बहुत मौजूद सवाल आता है कि जो क्या पुरानी व्यवस्था थी, क्या वो परफेक्ट थी? आपने वो जमाना भी देखा है। वही हम आपसे जानना चाहेंगे कि उस वक्त क्या स्थिति थी, क्या बदलाव लाने की कोशिश की गई? जितनी ट्रांसपेरेंसी पहले थी उतनी ही ट्रांसपेरेंसी इस समय है, कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि सारी चीजें छुपी हुई हैं। हम जानना चाहेंगे ट्रांसपेरेंसी उस वक्त किस तरह से थी सर, वही आपसे समझना चाहेंगे। इलेक्टोरल ट्रस्ट से पैसा आता था, चेक से आता था, डिजिटल पेमेंट से आता था और कैश से भी आता था, और कैश वाला जो था वो कम था। तो मैं तो कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो चिंताएं जताई हैं उनको हल जरूर करे, तभी ये इलेक्टोरल बॉन्ड या कोई भी आदर्श व्यवस्था कायम हो सकेगी। बिल्कुल, एक प्रतिक्रिया हर्षवर्धन जी की भी ले लेते हैं। हर्षवर्धन जी, आपके पास आना चाहेंगे। आपने राधिका जी को भी सुना, आपने शहजाद जी को भी सुना, और ओपी रावत जी जो बता रहे हैं आपने उन्हें भी देखा। किस तरह से इस तरह के वातावरण में, जो क्योंकि जो नाम है वो सभी दलों के आए हैं, किसी एक दल का नाम इसमें नहीं आया है, और अच्छी खासी, और अगर हम देखते हैं, अगर हम परसेंटेज निकालते हैं या हम राज्यवार या एमपी वाइज भी अगर पैसा देखते हैं, तो उसे देखते हुए आंकड़ा कुछ दूसरी तस्वीर पेश करता है। आपसे हम ये जानना चाहेंगे किस तरह से एक संतुलन इसमें बनाया जाना चाहिए। क्या ये जो लड़ाई है ये पारदर्शिता लाने की है, या विभिन्न दल उसको ज्यादा पैसा मिला, मुझे कम पैसा मिला, इसलिए आपसी खींचतान कर रहे हैं? मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है जो आपने पूछा, और चूंकि विपक्ष को यह लगता है कि इसको हम करप्शन के तौर पर नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर चिपका सकते हैं। अब जैसे जैसे आंकड़े सामने आ रहे हैं, बड़ा स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड का लाभ सभी पार्टियों को मिला।
अब सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सारा डेटा, सारे आंकड़े देने ही पड़ेंगे। अब ये सबको पता है कि चूंकि डीएमके वाला तो मामला सामने आ गया कि 509 करोड़ वो लॉटरी किंग दे देता है सैंटियागो मार्टिन। अब ईडी का छापा, सीबीआई का छापा, इनकम टैक्स का छापा वो डलवा रहे थे मोदी जी और अमित शाह, और वो पैसा दे आ रहा था डीएमके वालों को। ये तो गजब काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह। इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि चाहे केंद्र में सरकार हो या राज्यों में सरकार हो, अलग अलग लोग अपने हितों के लिए चंदा देते हैं। अब वो चंदा कैसे उसकी शुचिता कायम रखी जाए, इसका अगला चरण ये। तब एक व्यवस्था ये तय हुई थी कि एनोनिमिटी होगी, नाम नहीं बताया जाएगा। अब अगर मुझे लगता है कि ये सबको पता हो कि हम जिसको चंदा देने जा रहे हैं वो पारदर्शिता के साथ सामने लिखा होगा, बिना इसकी चिंता किए कि कोई दूसरी एक तो ये काम किया जा सकता है। दूसरा, जब हम ये सब कह रहे हैं तो क्या कोई एक सेंट्रल पूल, जिसको अलग अलग समय में हम भारत के चुनाव सुधार में हम देखते रहे कि कोई सेंट्रल पूल ऑफ फंडिंग हो, उससे इतर पार्टियों की अपनी फंडिंग का तरीका हो, वो सारे तरीके हैं जिसमें मुझे लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर हम यहां ये कहेंगे कि एक पार्टी जिम्मेदार है या दो पार्टी जिम्मेदार है या कोई सरकार जिम्मेदार है, तो तथ्य के तौर पर यह जानना चाहिए कि ये इलेक्टोरल रिफॉर्म है जिसको कमियां पाए जाने की वजह से वापस लेने की नौबत सर्वोच्च न्यायालय में आई। अब हम उसको सुधार करेंगे और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ भारत के लोकतंत्र में कैसे इलेक्टोरल फंडिंग हो उस पर आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सटीक बात आपने कही है कि आरोप प्रत्यारोप या इस बहस का जो सही नतीजा है तभी निकलने वाला है जबकि एक संतुलित रास्ता निकाला जाए और जहां पर कमी है उसे खोजा जाए और उसके लिए एक सही मार्ग निकाला जाए और उस मार्ग से जिससे कि लोकतंत्र जो है वो अपनी परिभाषा में सही खरा उतरता हो और जो लोकतंत्र है उसे मजबूत करना सभी दलों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शहजाद जी, आप कुछ कहने वाले हैं, जी बताइए। मैं केवल 2-3 छोटे पॉइंट्स कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो अभी ओपी रावत जी ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि अभी तो पता ही नहीं चल रहा किसने किसको दिया। तो इसका मतलब कांग्रेस अभी तक जो आरोप लगाकर भागी है कि ये क्विड प्रो को है, ये चंदा दो, धंधा रेड करो, धंधा लो और चंदा दो, ये सब हो रहा है, तो ये किस आधार पर है? मतलब ये पूरा स्पेकुलेटिव बेसिस है क्योंकि अभी तक ओपी रावत जी की जुबान में कोई मिसमैच मैच ही नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, मैच केवल डीएमके का चंदा हुआ है जिसने अपने उसमें लिखा हुआ है फ्यूचर ट्रेडिंग से लिया, फ्यूचर गेमिंग से लिया है, मेगा से लिया है। और जो कांग्रेस के नेता हेट्रो पर या आईएफबी एग्रो पर या आरोप लगाते अलग अलग राज्यों में अलग अलग आरोप। मेरा कहना है दूसरा, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आज हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई, हो सकता है उस व्यवस्था में कमी थी। उस समय पर डिजिटल मीडिया, डिजिटल जो नेटवर्क था, डिजिटल सिस्टम था, उतना स्ट्रांग नहीं था। आज हमारी ये व्यवस्था है कि डिजिटल डोनेशंस करने की हम स्थिति में है। तो हम लोग क्यों ना एक व्यवस्था ऐसे भी देखें जिसमें कि बेस्ट ऑफ ऑल, इलेक्टोरल ट्रस्ट की जो बात कर रहे थे, इलेक्टोरल ट्रस्ट चला नहीं। सर को भी पता है इलेक्टोरल ट्रस्ट को लेकर बहुत शंकाएं थी क्योंकि इलेक्टोरल ट्रस्ट से पता चल जाता था कि फलानी कंपनी ने फलानी पार्टी को दिया है तो उसके ऊपर तुरंत विंडिक्टिव एक्शन होता था। इलेक्टोरल ट्रस्ट अगर समाधान था रावत जी तो 2013 में आ गई थी, तो वही स्थिति, वो क्यों उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों ने चंदा नहीं दिया और इलेक्टोरल बॉन्ड को क्यों अपनाने का काम किया। तो मुझे लगता है ऐसे होलसेल गलत एलिगेशन लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। आज सवाल ये होना चाहिए कि देश के लिए कौन सी व्यवस्था बेहतर हो सकती है, उसके तरफ हम लोग आगे बढ़े। और उसका मतलब ये है कि हम पुरानी व्यवस्था जो पूरी तरह से करप्ट थी उसके तरफ तो कम से कम उसको सही बताना ना करें। बिल्कुल, समय हमारे पास सीमित है। रावत जी, एक बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहेंगे कि किस तरह से सभी दलों की ये जिम्मेदारी बनती है और अगर आरोप प्रत्यारोप की जगह एक सही रास्ता निकाला जाए तो वो किस तरह से निकाला जा सकता है, क्या विकल्प हो सकता है, बहुत संक्षिप्त में। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चिंताएं जताई हैं उन सबका निराकरण, जो इलेक्शन कमीशन ने चिंताएं जताई थी उनका निराकरण, इन सबका निराकरण करते हुए हमें व्यवस्था बनानी चाहिए और सारे विश्व में जितने भी लोकतंत्र हैं वो सब इस तरह की व्यवस्था बनाने के लिए सतत प्रयासरत हैं। हमें भी उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, प्रयास करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। जो बहस है, मुद्दे बहस के लिए होते हैं, लेकिन बहस सकारात्मक हो और उसका कोई रास्ता निकलना चाहिए। इसी के साथ ही हम अपने चारों मेहमान, उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आने के लिए और इतने महत्वपूर्ण जो विचार हैं हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसके साथ ही जो मुद्दे होते हैं, बहस होती है, वो होनी चाहिए, मुद्दों पर बहस होना ज़रूरी है, लेकिन वो सकारात्मक होनी चाहिए, उससे कोई रास्ता निकल कर आना चाहिए, केवल वो आरोप प्रत्यारोप में उलझ कर नहीं रहनी चाहिए। इसी के साथ हम लेना चाहेंगे अपने कार्यक्रम में आपसे इजाज़त। नमस्कार।